नमस्कार व्यूअर्स, आज की इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि गार्डनिंग टेक्निक्स, फार्मिंग टेक्निक्स इस नेचर पर कैसा इम्पैक्ट डालती है, क्या वो डिस्ट्रॉय कर रही है या रिवाइव कर रही है। तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा 10 टेक्निक्स जो इस नेचर को बचाने के लिए माइलस्टोन प्ले करेंगे। हमारा छोटा सा स्टेप नेचर को बचाने के लिए एक माइलस्टोन हो सकती है। तो मैं क्या करूंगा, ये सारे प्लेस को एक्सप्लोर करके आपको प्रैक्टिकली समझाऊंगा कि नेचुरल फार्मिंग क्या होती है, ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग क्या होती है, और ये सभी चीजों को मैं इस वीडियो में प्रैक्टिकली बताऊंगा आपको। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा कंक्लूजन। जी हाँ दोस्तों, इंडिया की भूख मिटाने के लिए केमिकल फार्मिंग तो ऑफ कोर्स चली जा रही है, लेकिन ऑर्गेनिक प्रोड्यूस से का हम देश की भूख मिटा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, देश की भूख तो मिटा सकते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग पूरा देश को फूड देने के लिए बहुत क्रिटिकल काम होगा। ऑर्गेनिक फार्मिंग से हम सिर्फ हमारा घर की भूख मिटा सकते हैं, हमारा फैमिली का हेल्थ बचा सकते हैं, लेकिन पूरा देश को फीड करने के लिए जो केमिकल फार्मिंग आती है वही अक्सर प्रेफर करा जाता है, क्योंकि वो बहुत ईजी है, यील्ड ज़्यादा आती है। लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग में उतना ज़्यादा यील्ड नहीं आती है, इसीलिए देश की भूख मिटाना ऑर्गेनिक फार्मिंग से एक क्रिटिकल काम हो जाता है। तो फिलहाल हम जानेंगे कि जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग क्या है। यही है हमारा टॉपिक। देखिए, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग एक ऐसा नेचुरल फार्मिंग है जिसमें जीरो अमाउंट यानी मिनिमम कॉस्ट यूज होता है ज्यादा यील्ड पाने के लिए। कुछ भी ट्रैक्टर और इम्प्लीमेंट्स का जरूरत नहीं होती है, केमिकल पेस्टिसाइड्स खरीदने का जरूरत नहीं है, सीड्स खरीदने का जरूरत नहीं है। हमें सीड्स कहाँ से लाते हैं? देखिए, सीड्स खरीदना नहीं है, जो भी सीड्स प्लांट से आती है वही सीड्स को हम फिर यूज करेंगे। जो भी केमिकल्स और मैन्यूर जो बनाते हैं हम सिर्फ उसे काउ डंक से बनाते हैं। तो इस प्रोसेस को और डिटेल्स में जानिए। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग में अक्सर ज्यादा पैसे का जरूरत नहीं है, हम सिर्फ मिनिमम कॉस्ट में पूरा फार्मिंग कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं प्रोसेस क्या है। प्रोसेस के आने के बाद यील्ड कितने आते हैं वो भी जानेंगे। देखिए, पहला चीज है हमें अच्छा सा सॉइल चूज कर लेना। हमें कोई भी सॉइल हो हम उसे ढंग से ठीक कर सकते हैं, वही है जीवामृत और बीजामृत का टेक्निक। देखिए, जिस जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग में 4 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल होती है। फर्स्ट प्रिंसिपल है जीवामृत, यानी जीवामृत से हम हमारे सॉइल को ठीक कर सकते हैं। देखिए, हम हमारे सॉइल को कैसे रिवाइव कर सकते हैं। सॉइल में मेन रोल प्ले करता है माइक्रोब्स, यानी प्लांट जो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स है उससे नहीं माइक्रोब्स से वो न्यूट्रिएंट्स ले लेते हैं, यानी माइक्रोब्स हेल्प करता है सॉइल में से प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स देके। तो हम क्या करते हैं, जीवामृत नामक मिक्सचर हम बनाते हैं, जीवामृत को हम सॉइल में फेंक देते हैं। सॉइल में क्या करता है, माइक्रोब्स जीवामृत को कंज्यूम करके ग्रो होके कॉलोनीज बढ़ा के प्लांट्स को वो न्यूट्रिएंट्स सप्लाई करती है। ये है जीवामृत का पहले टेक्निक। कोई भी सॉइल हो हम उसे इम्प्रूव कर सकते हैं जीवामृत से। सेकेंड स्टेप है बीजामृत। बीजामृत एक ऐसा मिक्सचर है जो सीड्स पर अप्लाई कर जाते हैं। देखिए, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग में सीड्स को खरीदना नहीं है, हाइब्रिड सीड्स को भी खरीदना नहीं है। जो प्लांट से हमें सीड मिलते हैं वही सीड को हमें फिर से यूज करना है, यानी इंडिजिनस सीड, देसी सीड्स को ही हमें यूज करना है। बीजामृत मिक्सचर को हमें क्या कर लेना है, सीड्स को अच्छी तरीके से बीजामृत मिक्सचर को मिला लेने, यानी सीड कोटिंग केमिकल से नहीं बीजामृत से करना है। इससे क्या होगा, फंगल अटैक्स, बैक्टीरियल विल्ट, ऐसे डिसीजेस सीड्स को नहीं आएंगे, या सीड से जो डिसीजेस स्प्रेड होती है वो डिसीजेस नहीं आएंगे। ये है बीजामृत का टेक्निक। मैं सारे ये बीजामृत का फॉर्मुलेशन, जीवामृत का फॉर्मुलेशन यहाँ डिस्प्ले कर देता हूँ, आप अच्छी तरीके से देख लेना, और मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे देता हूँ कि जीवामृत बीजामृत को कैसे बनाना है। थर्ड प्रिंसिपल है मल्चिंग। जी हाँ दोस्तों, हम सभी को जीने के लिए एक घर चाहिए, और माइक्रोब्स को जीने के लिए सॉइल एक घर है। तो उस घर को अच्छी तरीके से बिल्ड करने के लिए, अच्छी तरीके से मेंटेन करने के लिए मल्चिंग की जरूरत है। फॉरेस्ट में ऑफ कोर्स मल्चिंग होती है ऑर्गेनिक मटेरियल से, तो हम हमारा नेचुरल बजट फार्मिंग में मल्चिंग को फॉरेस्ट की तरह मिमिक करेंगे, या फॉरेस्ट की मल्चिंग को हम कॉपी करेंगे। देखिए, सपोज एक नेचुरल फार्मिंग है, समझिए ये है मल्चिंग। देखिए, आप इजीली समझ सकते हैं ये मल्चिंग क्या होती है। ये है ऑर्गेनिक लीव्स जो प्लांट में से ऊपर से निकल के नीचे पड़ी है, ये पूरा है सॉइल का मल्चिंग। देखिए, तो मल्चिंग में क्या होती है, पहली चीज है वीड्स की ग्रोथ ज्यादा नहीं होती है अगर हम मल्चिंग करें तो मल्चिंग करने से एक फेवरेबल माइक्रो क्लाइमेट डेवलप होती है। तो माइक्रोब्स को क्या होता है, वो मल्चिंग से अच्छी सी मॉइस्चर मिलती है, और माइक्रोब्स बहुत ज्यादा पॉपुलेशन में स्प्रेड होती है, और सन की रेज डायरेक्ट माइक्रोब्स पर गिरने से माइक्रोब्स मर जाते हैं। तो इसीलिए मल्चिंग क्या करते हैं, एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह बन जाते हैं। तो इसीलिए माइक्रोब्स ज्यादा क्वांटिटीज में ग्रो होंगे। जो जीवामृत मैंने पहली स्टेप में बोला था, वो जीवामृत से माइक्रोब्स खाना चुरा लेती है और माइक्रोब्स अच्छी तरीके से कॉलोनीज बना लेती है। ये मल्चिंग माइक्रोब्स के लिए एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाता है, सॉइल की एरिएशन भी बढ़ाता है। तो ये है थर्ड स्टेप मल्चिंग की। फोर्थ स्टेप है
एरिएशन। जी हाँ दोस्तों, सपोज समझिए हमारा एक बड़ा घर है लेकिन घर में विंडोज नहीं है तो हम सफोकेशन से मर जाएंगे। यही प्रिंसिपल यहाँ भी अप्लाई होती है। अगर ज्यादा क्वांटिटीज में हम पानी डालेंगे तो ऑफकोर्स प्लांट मर जाएगा। एक कंक्लूजन बनाए रखिए, प्लांट को जिंदा होने के लिए ज्यादा वाटर की जरूरत नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा मॉइस्चर की जरूरत होती है। अगर ज्यादा क्वांटिटीज में वाटर डालेंगे तो क्या होगा, प्लांट में कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल्स इंक्रीज हो जाएंगे। पूरा सॉइल कार्बन डाइऑक्साइड से टॉक्सिक बन जाएगा और ऑक्सीजन की डिप्लीशन हो जाएगी। अगर ऑक्सीजन कम है तो सॉइल में जो माइक्रोब्स है वो मर जाएंगे, पूरा प्लांट मर जाएगा। रूट रॉट की डिजीज से प्लांट सफर करेगा। तो इसीलिए एरिएशन बनाए रखना एक मेजर चीज होती है। ये जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग है। तो ये रही 4 प्रिंसिपल्स जो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग में मेन की रोल प्ले करते हैं। ये सारे प्रिंसिपल्स नेचुरल फार्मिंग में भी अप्लाई होती है, लेकिन मैंने स्पेशली मेंशन किया कि जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। देखिए गाइस, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग यानी लो कॉस्ट नेचुरल फार्मिंग में बिना कॉस्ट की हमें फार्मिंग कराई जा सकती है, ऐसा मैंने बोला। लेकिन ये कैसे? देखिए, पहले क्रॉप में हमें इंडिजिनस सीड्स यानी देसी सीड्स जो इंडिया का नेटिव है उसे हमें खरीद लेना है। उसके बाद से सीड को बिल्कुल भी खरीदना नहीं है, वही सीड को मल्टीप्लाई करके स्टोर करके हमें यूज करना है। ये रही सीड, पहले में खरीदना है, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, पांचवें में खरीदना ही नहीं है, लो कॉस्ट या नो कॉस्ट। और एक चीज, मैन्यूर्स और फर्टिलाइजर्स के हमें कैसे यूज करने हैं। देखिए, मैन्यूर जो होती है हमने खरीदा है बीजामृता और जीवामृता, हमने खुद से बनाई है काऊ डंग से। तो क्या करेंगे, जीवामृता से सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाएगी। और मैन्यूर्स ऑफ कोर्स हम काऊ डंग से मैन्यूर बनाकर डाल लेना है। बाहर से मैन्यूर को खरीदना नहीं है, वर्मी कंपोस्ट को भी खरीदना नहीं है। जो फार्म यार्ड मैन्यूर काऊ डंग से बनती है उसे ही हमें यूज करना है। और बात आती है पेस्टिसाइड्स की, हम हमारे नेचुरल नीम लीफ फर्टिलाइजर को यूज कर सकते हैं, या बायो पेस्टिसाइड्स और बायो फर्टिलाइजर्स होती है उसे हमें यूज़ करना है। केमिकल्स को हमें यूज़ नहीं करना है। ये बायो फर्टिलाइजर जो बायो पेस्टिसाइड्स जो होती है ना, हम उसे घर में ही बना सकते हैं। उसके हमें डिटेल में वीडियो कभी और चीज़ बनाएंगे, लेकिन फिलहाल हम इसे बेसिक्स जानेंगे, उसके बाद 10 टेक्निक्स भी जानेंगे। और पहला स्टेप, जो 10 स्टेप्स में से पहला स्टेप है ग्रोइंग ऑफ नेटिव प्लांट्स। जी हाँ दोस्तों, जो प्लांट्स हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट से बिलोंग करते हैं, जो प्लांट्स इंडिया से बिलोंग करते हैं, वही प्लांट्स को हमें यूज करना है। देखिए, एक्सोटिक प्लांट्स को यूज करने से हमेशा जो एक्सोटिक हाइब्रिड प्लांट्स होती है उसमें नेक्टर नहीं होती है, यानी बीज को वो प्लांट्स किसी भी तरीके से बेनिफिट नहीं करती है। जो नेटिव प्लांट्स होती है उसके फ्लावर्स में होते हैं नेक्टार, यानी वो हनी बीज को बेनिफिट करती है या पॉलिनेशन को इम्प्रूव करती है प्लांट्स में। अगर हम हमारे फील्ड बर्ड्स में नेटिव प्लांट्स को लगाएंगे तो वो नेटिव प्लांट्स हनी बीज और बहुत ज़्यादा अच्छी बेनिफिशियल इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करेंगे। तो वो इंसेक्ट्स क्या करेंगे, हमारा फील्ड में जो फ्लावर्स और फ्रूट्स है उस सभी को अच्छी तरीके से पॉलिनेट कर बेनिफिट करेंगे, तो इनडायरेक्टली हमारा यील्ड बढ़ेगा। तो ये थी पहली स्टेप। सेकेंड स्टेप है नो यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स जो केमिकल वर्जिन के होते हैं। जी हाँ दोस्तों, केमिकल्स को कुछ भी यूज नहीं करना है। देखिए, केमिकल्स यूज करने से क्या होता है, साइंटिफिक वे में हम जानेंगे। देखिए, अगर हमने पेस्टिसाइड्स अप्लाई करा है हमारे फार्मिंग में तो क्या होगा, वो इंसेक्ट्स को मारेंगे। ऑफ कोर्स वो बेनिफिशियल इंसेक्ट्स को भी मारेंगे, जो हमारे पेस्ट है उसको मारेंगे, बटरफ्लाइज है उसको मारेंगे, हनी बीज को भी वो ऑफ कोर्स मारेंगे। तो इसमें क्या होगा, हनी बीज की पॉपुलेशन घट जाएगी। जो नेचुरली वो बीज वो फूड को पॉलिनेट करती है, फ्लावर्स को पॉलिनेट करती है, वो पॉलिनेट नहीं कर पाती है। तो इससे क्या होगा, इनडायरेक्टली यील्ड रिड्यूस होगा। तो जो केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स को यूज नहीं करना है, हमें फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स को बायो एजेंट्स की तरह यूज करना है, यानी हम ऑर्गेनिक वे में फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स को बनाकर उसे यूज करना है। हम एक डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स को कैसा बनाया जाते हैं, वो वीडियो में हम जानेंगे कि इसे कैसा यूज करना है। तो फिलहाल ये थी सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप है मल्च योर सॉइल। देखिए गाइस, हमने जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग में मल्च के बारे में डिस्कस किया है। तो मल्चिंग एक मेजर रोल प्ले करता है फॉरेस्ट इकोसिस्टम को बचा के रखने के लिए। देखिए, मल्चिंग से मैंने बहुत चीजें बोले हैं कि माइक्रोबियल पॉपुलेशन बढ़ती है। देखिए, माइक्रोब्स को हम एक्सोटिक माइक्रोब्स को इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, जो नेटिव माइक्रोब्स है उसे ग्रो करने के लिए हमें एक प्रॉपर एनवायरनमेंट देना है। तो मल्चिंग से क्या होती है, वो सभी चीजें बेनिफिट होती है। हमने मल्चिंग के बारे में प्रीवियसली डिस्कस करा है। तो ये थी थर्ड स्टेप। तो फोर्थ स्टेप है बिल्ड ए कंपोस्ट बिन। आपके गार्डन में, आपकी फार्म में एक कंपोस्ट बिन बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज ये एक फार्म लैंड है, तो इतना बड़ा सा गड्ढा खोद दीजिए 2-3 मीटर का डेप्थ में,
तो उसमें एक कंपोस्ट बिन आप बिल्ड कर सकते हैं। जो टेरेस गार्डन में हमने कंपोस्ट बनाती है वैसे ही हम यहाँ भी कर सकते हैं। सेम प्रोसेस है, कुछ भी मॉडिफिकेशन का जरूरत नहीं है। तो ये एनवायरनमेंट को कैसा बेनिफिट होगा देखिए गाइस, जब भी हम कंपोस्ट पिट बनाएंगे, कंपोस्ट पिट के बाद जो सॉइल है वो फर्टाइल बन जाएगी। जो ट्रीज है फील्ड के बंच पे, उसकी रूट्स इस पर अट्रैक्ट होती है और ट्रीज को ज्यादा न्यूट्रिएंट्स की जरूरत नहीं है, वो पूरा न्यूट्रिएंट्स वो कंपोस्ट बिन से चुराएगा। और कंपोस्ट बिन में से हम 3 मंथ्स के पे एक बार वो कंपोस्ट को उठा लेके हम हमारा प्लांट्स को डाल सकते हैं। प्लांट्स बेनिफिट हो गए, माइक्रोब्स बेनिफिट हो गए और बड़े बड़े ट्रीज भी बेनिफिट हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी बेनिफिट हो गए। ये थी 4th स्टेप। और 5th स्टेप है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। देखिए गाइस, हमें पानी को अंडरग्राउंड में से चुराने का जरूरत नहीं है, ज्यादा पैसे की खर्चे की जरूरत नहीं है। हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बना सकते हैं, छोटे छोटे पॉन्ड्स बना सकते हैं, या हम नेचुरली जो रेन वाटर है उसे हम धरती में बेच सकते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग से। तो इससे क्या होगा, मैंने बोला कि पानी को ग्राउंड में से चुराने का जरूरत नहीं है। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के क्या बेनिफिट है देखिए गाइस, जो ट्रीज हमने डालते हैं वो नेचुरली धरती में से पानी निकाल सकते हैं। जो भी हम इंडिजिनस क्रॉप्स या नेटिव क्रॉप्स डालते हैं उसकी रूट सिस्टम बहुत लॉन्ग होती है, वो धरती के अंदर तक जा सकती है, जो नेटिव प्लांट्स ही है। हम हाइब्रिड प्लांट्स या डोमेस्टिकेटेड प्लांट्स में रूट्स उतना ज़्यादा शक्ति नहीं होती है जितना ज़्यादा नेटिव प्लांट्स में होती है। तो इसमें क्या होगा, नेचुरल प्लांट्स, इंडिजिनस प्लांट्स, बड़े बड़े ट्रीज वो नेचुरली पानी को ले सकते हैं अंडरग्राउंड से। हम छोटे छोटे पॉन्ड्स बना सकते हैं बर्ड्स के लिए, छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं दूसरे प्लांट्स को बेनिफिट करने के लिए। तो ये थी 5th स्टेप पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग की। और 6th स्टेप ये है कि क्रिएट ए पॉलिनेटर गार्डन। पॉलिनेटर गार्डन को क्रिएट करने से हमारा यील्ड इनडायरेक्टली बढ़ जाता है। देखिए गाइस, पॉलिनेटर गार्डन से क्या होता है, हमारे सारे फ्लावर्स अच्छी तरीके से पॉलिनेट होते हैं, हमारा यील्ड इनडायरेक्टली बढ़ जाता है। तो पॉलिनेटर गार्डन को बनाना कैसे, देखिए गाइस, हमें चूज कर लेना है ऐसा प्लांट्स, यानी डिफरेंट वेराइटीज ऑफ प्लांट्स को हमें चूज कर लेना है, वो इंडिजिनस वेराइटीज यानी देसी टाइप के प्लांट्स को हमें चूज कर लेना है। और एक चीज, कुछ प्लांट को हमें ऐसा चूज करना है जो फ्लावर नाइट में करते हो। नाइट में भी जो कुछ इंसेक्ट्स होते हैं जो नाइट पॉलिनेशन में भी हेल्प करते हैं, तो हमें कुछ प्लांट्स ऐसा चूज करना है जो नाइट में फ्लावरिंग करते हो, कुछ प्लांट्स को ऐसा चूज करना है जो सारे साल फ्लावरिंग करते हो, कुछ प्लांट्स को ऐसा चूज करना है सिर्फ सीजन में फ्लावरिंग करते हो। तो सारे प्लांट्स को हमें ऐसा स्ट्रक्चर करना है कि एक सीजन में एक प्लांट फ्लावरिंग करे, दूसरा सीजन में दूसरा प्लांट फ्लावरिंग करे, तीसरा सीजन में तीसरा प्लांट फ्लावरिंग करे, नाइट में फ्लावरिंग करे। तो इससे क्या होगा, 24/7 सारा साल हमें हमारा गार्डन को फ्लावर्स देखने को मिलती है। तो इससे क्या होगा, हनी बीज हमारे गार्डन पे अट्रैक्ट होते हैं, हमारे यील्ड बढ़ता है। गाइस, 7th स्टेप ये है कि ग्रो ट्रीज दैट गिव समथिंग टू यू, यानी हमें ऐसा ट्रीज को चूज करना है जो हमें कुछ दे, कुछ फ्रूट्स दे, कुछ प्रोड्यूस दे, कुछ को इकोनॉमिक बाई प्रोडक्ट्स दे। वैसे ट्रीज को हमें चूज कर लेना है और हमें ट्रीज को मिक्स करना है फास्ट ग्रोइंग ट्रीज या मीडियम ग्रोइंग ट्रीज के हिसाब से। देखिए गाइस, फास्ट ग्रोइंग ट्रीज बहुत फास्ट तरीके से ग्रो होते हैं, ऊपर तक चले जाते हैं। तो मीडियम ग्रोइंग ट्रीज क्या करते हैं, मीडियम साइज के होते हैं और उतना ज्यादा टॉल ग्रो नहीं होते। इससे क्या करते हैं, नेचुरल विंड ब्रेक्स की तरह वो काम करता है। और ये सीजनल फ्लावरिंग ट्रीज सीजनल पॉलिनेटर्स के हेल्प करता है, और सीजनल फ्लावरिंग ट्रीज हमें सीजनल प्रोड्यूस भी देती है। हमें ऐसा ट्रीज चूज करना है जैसे कि मैंगो हो जाए, कस्टर्ड एप्पल हो, या चीकू का प्लांट हो, या हम वाटर एप्पल का प्लांट्स भी लगा सकते हैं, नीम का प्लांट्स भी यूज कर सकते हैं। नीम का प्लांट्स एक बायो रिपेलेंट यानी पेस्ट को हमारे गार्डन में एंट्री ही नहीं होने देते। तो ये थी 7th स्टेप। और 8th स्टेप ये है कि इस दुनिया में हम ही नहीं जी रहे, सभी स्पीशीज को इक्वल हक है जीने के लिए। तो हम क्या करेंगे, वाइल्ड लाइफ को शेल्टर प्रोड्यूस करेंगे। यानी 8th स्टेप ये है कि प्रोवाइड शेल्टर फॉर द वाइल्ड लाइफ। हमें इंस्टॉल कर देनी है कुछ बी हाइव्स, बी बॉक्सेस, नेचुरल पॉन्ड्स या कुछ नेस्ट, आर्टिफिशियल नेस्ट जो बर्ड्स को शेल्टर दे। बी हाइव्स बीज को शेल्टर देती है और हमें बाई प्रोडक्ट में हनी मिलती है। और छोटे छोटे पॉन्ड्स बर्ड्स या रोडेंट्स को वाटर देती है, उसे बचाती है। तो इसमें क्या होती है, एक नेचुरल इकोसिस्टम बिल्ड होती है हमारे गार्डनिंग में। और 9th स्टेप ये है कि इम्प्रूव क्रॉप डाइवर्सिटी, यानी डिफरेंट वेराइटीज ऑफ प्लांट्स को हमें ग्रो करना है, सिंगल स्पीशीज को नहीं ग्रो करना है। देखिए, एक छोटा सा स्टोरी है, नर्सरी के बच्चों को एक वायरस ने अटैक कर लिया, तो वो वायरस सिर्फ छोटे बच्चों को ही अटैक करते हैं। तो समझिए, मेरे घर में टीनेज के बच्चे हैं, अडल्टहुड के बच्चे हैं, छोटे बच्चे, और एक नर्सरी का स्कूल है जिसमें सिर्फ बहुत सारे छोटे बच्चे। तो वायरस की अटैक की संभावना है सिर्फ वो नर्सरी स्कूल में ही बढ़ जाती है, क्योंकि वहाँ ज्यादा छोटे बच्चे हैं एक ही जगह में। तो वायरस प्रेफर करेगा वही चीज को उसे अटैक करने। तो सेम प्रिंसिपल यहाँ भी इंप्रूव होती है। अगर एक ही प्लांट्स को हमने ज्यादा क्वांटिटीज में एक ही जगह ग्रो करी, तो वो इंसेक्ट और पेस्ट वही प्लेस को चूज करेगा और सारा क्रॉप को डिस्ट्रॉय करेगा। तो इसीलिए हमें क्या करना है, डिफरेंट वेराइटीज ऑफ प्लांट्स को यूज करने हैं, यानी क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करना है। ये थी 9th स्टेप। लास्ट बट नॉट लीस्ट, एजुकेट एंड इंस्पायर। जी हाँ दोस्तों, यही है 10th स्टेप। एक अकेले व्यक्ति को करने से कुछ भी इम्पैक्ट नहीं होगा इस नेचर पे।
एक कंबाइंड कम्युनिटी करने से ही नेचर पर कुछ इम्पैक्ट होगा। इसीलिए दूसरे पीपल को एजुकेट करने से नेचर पर कुछ छोटा सा इम्पैक्ट होगा, दूसरे पीपल को इंस्पायर करने से, ताकि वो भी ये प्रैक्टिसेस अडॉप्ट कर पाए। एक इंपॉर्टेंट स्टेप हो सकती है ये 10 स्टेप में से, यही 10th स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। दूसरे लोगों को स्टेटस के द्वारा, स्टोरीज के द्वारा, शेयर्स के द्वारा इंस्पायर करके, एजुकेट करके ये चीज़ को लार्ज स्केल पर अडॉप्ट करने से नेचर को कुछ बेनिफिट होगी। ये थी 10th स्टेप। के लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों को मेरा दिल से बहुत धन्यवाद। तो ये थी मेरा छोटा सा स्टेप आप लोगों को इंस्पायर और एजुकेट करने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो नीचे कमेंट कर देना। आप सभी लोगों के लिए शुक्रिया।